Hello, good evening, everybody. So now we are starting with the polity module for PCS nomination registered A2 and C. इससे पहले हम जो कर रहे हैं वो साइंस के टॉपिक खत्म किए हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी सब्जेक्ट. अब जो इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट की वेटेज है, दिस इज अराउंड 18 to 20 मार्क्स. 18 से 20 मार्क्स मतलब 18 से 20 क्वेश्चन इस पेपर में से आते हैं. अब हमने जैसे साइंस किया उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं. अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है. पर पॉलिटी इज वेरी सिंपल. थोड़ा कंसेप्चुअल है पर बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. बस जो हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे उसको समझते रहें, उसके रनिंग नोट्स बनाते रहें. वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ पॉलिटी. और हम करंट अफेयर्स भी जो न्यूज में है पॉलिटी के, दैट वी विल ऑल्सो कवर. जैसे हमने साइंस के करंट अफेयर्स स्टैटिक के साथ साथ कवर किए हैं, सेम वी विल डू विद द पॉलिटी सब्जेक्ट. अब पॉलिटी में 18-20 क्वेश्चंस हैं और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप 18-20 में से 15 क्वेश्चंस आराम से सही कर सकते हैं. तो इसमें जो आपकी इनपुट आप दोगे, आउटपुट बहुत ज्यादा है. जैसे हिस्ट्री में इनपुट दोगे उसकी आउटपुट इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू पॉलिटी. तो इसलिए पॉलिटी को अच्छे से करना है ताकि हमारे पॉलिटी में अच्छे नंबर आ जाएं. और अगर इसमें कम नंबर आ रहे हैं तो फिर कट ऑफ में क्लियर कर पाएंगे उसके चांसेस कम हो जाते हैं. बिकॉज ये इजी सब्जेक्ट है तो सभी के इसमें अच्छे नंबर आते हैं. तो यू कांट अफोर्ड टू डू सिली मिस्टेक्स और नेगेटिव मार्किंग इन पॉलिटी क्वेश्चंस. और ये सारी वीडियो सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं. जैसे साइंस की थी उसी प्लेलिस्ट में हमारे पास पॉलिटी की भी स्टार्ट हो जाएगी आनी वीडियोस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉलिटी. इसको पहले हम 15-20 मिनट समझेंगे इन अ कंसेप्चुअल फॉर्मेट कि ताकि आपका बेस बन जाए पॉलिटी को लेके. तो 15-20 मिनट मेरे को देना ताकि आपका फ्लो बन जाए कि क्या क्या पॉलिटी में है. फिर उसके बेस के बेसिस पे हम अपनी पूरी इमारत खड़ी करेंगे. बट लेट मी फर्स्ट शो यू द सिलेबस फॉर द पॉलिटी सब्जेक्ट. मैं आपको पहले सिलेबस भी दिखा देता हूं कि क्या क्या सिलेबस है पॉलिटी का, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या पूछा जाता है. तो यहां पे देखें सिलेबस जो है वो आपको दिख जाएगा पॉलिटी का. ये देखिए, इसमें पॉलिटी को इन्होंने डिवाइड किया है सिविक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. तो हम भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सिविक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पर बात वही है पॉलिटी. अब सिविक्स में एक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एटसेट्रा. तो ये टॉपिक हम ब्रॉड में करेंगे कि हम राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और इन जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज की जो फिलॉसफी है उसको समझेंगे. बिकॉज जो पहला टॉपिक है दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम. ये जो आइडियाज हैं, पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसने ये आइडिया दिया है फ्रीडम का, सोशल जस्टिस का. हम थिंकर्स भी पढ़ेंगे बिकॉज थिंकर्स भी पूछे गए हैं पहले, जैसे जॉन रॉल्स पे पूछा गया है. तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है. तो हम पर पॉलिटिकल थ्योरी में ये वाले जो आइडियाज हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट्स का आइडिया कहां से आया, कौन सा स्कॉलर है, अब राइट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव आइडिया ऑफ फ्रीडम, नेगेटिव आइडिया ऑफ फ्रीडम, पॉजिटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी, नेगेटिव आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस का आइडिया गिवन बाय जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, ये सारे हम पढ़ेंगे. बी आर अम्बेडकर, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, हाउ नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम पैट्रियोटिज्म, सेकुलरिज्म में पॉजिटिव आइडिया, नेगेटिव आइडिया, इंडियन सेकुलरिज्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ये सब पढ़ना पड़ेगा. स्कॉलर्स लाइक हु गेव दिस आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, मैकियावेली, ये सारे स्कॉलर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है सिविक्स का ये पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है. अगला आता है पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज. ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑल्सो कि जो पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं इसके कम से कम 5-7 क्वेश्चंस आते हैं. अगर पॉलिटी के टोटल 18 या 20 क्वेश्चंस आते हैं. ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इलेक्शन का टॉपिक है, इसमें हम आरपीए एक्ट पढ़ेंगे 1950 और 51, और साथ में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस में रिफॉर्म्स के लिए काम किया है और कैसे बहुत सारी कमेटीज भी अपॉइंट की गई थी, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं. उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर्स, प्रोविजंस, शेड्यूल्स एंड की अमेंडमेंट्स. तो हम आज की क्लास में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उसको पढ़ेंगे और बेसिक फीचर्स और प्रोविजन को पढ़ने की कोशिश करेंगे.
इनफैक्ट ये टॉपिक है, ये पूरा संविधान ही लिख दिया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक फीचर्स एंड प्रोविजन, सारे ही बेसिक फीचर्स है ना भाई, फंडामेंटल राइट्स भी बेसिक फीचर्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी, डीपीएसपीज भी, जुडिशरी भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, पर हम आज करेंगे एक तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कुछ की आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पढ़ेंगे शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप आज के लेक्चर में आपका बेस बन जाएगा पॉलिटी को लेके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी सब्जेक्ट। अब एक चीज आती है, पहले हमें बस 5-7 मिनट देना ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहली बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन और एक वर्ड होता है पॉलिटी। इसको लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स इन विच यू हैव रिटन समथिंग, और एक डॉक्यूमेंट में जिसमें आपने चीजें लिखी हैं, तो अब कौन सी चीजें लिखते हो डॉक्यूमेंट में, दैट यू वांट टू अचीव। और अचीवमेंट मतलब जो आप चाहते हो अचीव करना, इट मींस द आइडियल्स दैट यू हैव रिटन। हमने संविधान में बहुत कुछ लिखा है जो हम चाहते हैं अचीव करना। तो डॉक्यूमेंट जो भी होता है, कोई भी रूल बुक होती है, लॉ बुक होती है, क्योंकि संविधान भी एक तरह की क्या है, लॉ बुक ही है। और लॉ बुक में लिखा जाता है कि हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं। तो हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं, वो कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा है आर्टिकल 14 में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, कि हम ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल लेके आना चाहते हैं। एक लिखा है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में, एक लिखा है राइट टू लाइफ, एक लिखा है द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, द आइडियल्स दैट वी हैव रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट दीज आर द आइडियल्स जो हमें अचीव करने हैं, बट सोसाइटी अब उस लेवल पे अभी नहीं है। तो इन आइडियल्स की प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकलिटी की बात करें, ये आइडियाज प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे इक्वालिटी तो संविधान में लिखी है, पर क्या आज जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है? संविधान तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है, पर सोसाइटी में होती है, बिल्कुल होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटी। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज कॉल्ड एज पॉलिटी। तो संविधान एक आइडियल डॉक्यूमेंट है, पॉलिटी है उस संविधान का रियल लाइफ में कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिकल है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये संविधान का गोल है कि हमें क्या करवाने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। पर क्या इंडिया में इलेक्शंस प्योर फॉर्म में फ्री एंड फेयर है? हो भी सकते हैं, पर देयर आर सर्टेन क्वेश्चन मार्क्स आल्सो, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो मनी का यूज करती हैं, मसल पावर का यूज करती हैं, इट मींस दिस कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्क इज कॉल्ड एज पॉलिटी। तो पहले तो यह समझ में आया क्या है फर्क दोनों में। अब दूसरा एक वर्ड आता है, कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दो वर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी गई हैं डॉक्यूमेंट में, और अभी हमें आपने को बताया कि संविधान तो भारत में भी है, संविधान पाकिस्तान में भी है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर क्या पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो पाता है? नहीं हो पाता है।
इंडिया में संविधान इंप्लीमेंट हो पाता है? हाँ, एज कंपेयर टू पाकिस्तान तो बहुत हद तक इंप्लीमेंट हो पाता है। अगर आप यूके में जाएंगे तो वहां पे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। तो अगर वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं इन जनरल, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, क्या वहां पे वो नहीं है? वहां पे वो तब भी हैं जबकि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हमने एक चीज देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना ये कोई गारंटी नहीं करता है कि जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हो। क्योंकि पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है पर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोसाइटी नहीं चल रही है। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है पर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोसाइटी चल रही है, पर उसमें थोड़े बहुत डिफेक्ट्स तो आज भी हैं। पर कई कंट्री है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है, उसके बावजूद भी दे आर गुड एग्जांपल्स जहां पे जो प्रिंसिपल संविधान में लिखे जाते हैं इन जनरल, वो वहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जैसे कि रूल ऑफ लॉ का आइडिया इंडिया ने यूके से लिया है, क्योंकि यूके में चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है पर वहां पे रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल आज भी एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ संविधान में लिखा है पर प्रैक्टिकली वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान का होना यह गारंटी नहीं करता है कि वहां पे संविधान इंप्लीमेंट हो रहा हो। पर कई कंट्री में संविधान नहीं है, वहां पे तब भी संविधान के प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और उन्हीं को बोलते हैं आइडिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। चाहे वो संविधान में लिखे हैं, चाहे वो वहां पे संविधान है चाहे नहीं है। तो ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लाइक अ प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी के अपने होते हैं। अगर यूके के लोगों में वो प्रिंसिपल्स हैं इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ के, तो वहां पे संविधान की जरूरत भी नहीं है। तो वहां पे बिना संविधान के भी संविधान वाले प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, बिकॉज उस सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, चाहे वहां पे संविधान नहीं है। और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, वहां पे संविधान भी इंप्लीमेंट नहीं होता। और जहां पे ये है वहां पे ये हो चाहे ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, वहां संविधान अपने आप इंप्लीमेंट होगा। तो ये फर्क है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। क्या होते हैं वो प्रिंसिपल्स अभी पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं और हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। पर आपको समझ में आया कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ये कोई गारंटी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं है, कि लोग उन वैल्यूज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेंडर इक्वालिटी संविधान में लिखी है पर अगर सोसाइटी उस जेंडर इक्वालिटी को नहीं मानती है, तो जहां मर्जी लिख लें जेंडर इक्वालिटी, संविधान में चाहे जहां मर्जी, सोसाइटी में वो इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों में भी वो वैल्यूज इंबाइब होनी जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पेपर में आता होता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इम्बाइब्ड बाय द सोसाइटी। तो ये प्रिंसिपल्स हैं वही संविधान के। अब आता है पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा टाइम लगेगा, बस 15-20 मिनट और, ताकि आपका बेस बन जाएगा कि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। भाई हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पर सभी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन चीज तो पक्का है। वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की चीज? ये समझ में आएगी जब आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया। इट इज अ फीचर ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली सोसाइटी थी, फॉर एग्जांपल मिडिवल सोसाइटी, वहां पे संविधान नहीं था। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आज तो संविधान है और जो देश है संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो अगर ये मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है, तो इसके पिछले वाली सोसाइटी में कौन चला रहा था अंपायर को, किंगडम को, स्टेट को? तो वहां पे आइडिया आता है हु वॉज रूलिंग? किंग वॉज रूलिंग द स्टेट।
और तभी हमने देखा कि मिडिवल टाइम्स में किंग वॉज द सोल अथॉरिटी, जो उसको सही लगता था वो करता था। किंग वॉज द अल्टीमेट एब्सोल्यूट अथॉरिटी वाला बंदा था ये। किसको पनिशमेंट देनी है, कौन सा लॉ बनाना है, लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारे आइडियाज कौन लेके आया? किंग लेके आया करता था। अब मुझे एक चीज बताएं, जो इंसान लॉ बना रहा है, जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है और जो लॉ को एडजुडिकेट भी कर रहा है एज अ जज, तो क्या वो कभी जस्टिस कर पाएगा? तो वहीं से आइडिया आया कि जब किंग वॉज एब्सोल्यूट, किंग वॉज हैविंग द एब्सोल्यूट पावर, देन द किंग बिकेम डेस्पोट, या वी कैन कॉल इट एज अथॉरिटेरियन। तो किंग ने अपनी पावर का मिसयूज स्टार्ट कर दिया, अथॉरिटेरियन। किंग बन गया अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन मतलब किंग वॉज बिकेम एब्सोल्यूट। आपने हिटलर सुना होगा, तो हिटलर के टाइम पे कौन पावरफुल था? हिटलर, सब कुछ वही कर रहा था। ही बिकेम टोटलिटेरियन लीडर। अब जब तुम किंग को इतनी पावर दे दोगे तो फिर सोसाइटी में किसके राइट्स वॉलेट होंगे? लोगों के। तो यहां पे किंग, जिसका काम था वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि राजा का काम है प्रजा का वेलफेयर, अब उसकी बजाय, प्रजा के वेलफेयर की बजाय किंग अपना वेलफेयर कर रहा है, बिकॉज किंग हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो उसी चीज को हमने समझा कि मिडिवल सोसाइटी में देयर वॉज नो रूल ऑफ लॉ। चीजें लॉ के हिसाब से नहीं चल रही थी, चीजें किंग के हिसाब से चल रही थी। दैट वॉज अ रूल ऑफ किंग। इनफैक्ट किंग वॉज द लॉ। जो उसने बोल दिया वही लॉ बन जाता था। और यहीं से आइडिया आया कि ऐसे सोसाइटी तो सही सोसाइटी नहीं है, बिकॉज स्टेट का काम है वेलफेयर ऑफ पीपल। स्टेट का काम है कि प्रजा का उत्थान हो। पर जब किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, देन किंग उस पावर का यूज करता है फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट। और तभी आइडिया आया कि किंग की पावर को चेक में रखना पड़ेगा। और किंग की पावर को चेक में कैसे रखेंगे? जब हम ऐसी कोई किताब बनाएंगे जिसमें लिखा जाएगा कि जो भी आज के बाद किंग बनेगा या किंग ना भी बने, इलेक्टेड बंदा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, उसको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने यहां पे किंग सुप्रीम था। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए तो कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। मतलब आपको यह समझ में आया कि इन केस ऑफ मिडिवल टाइम्स किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। और क्योंकि वो सुप्रीम था तो पावर का मिसयूज हो रहा था और लोगों के राइट्स वॉलेट हो रहे थे। और किंग को जो काम करना था वो नहीं कर रहा था, वो अपना खुद का वेलफेयर कर रहा था। तो हमने सोचा कि देश को चलाने के लिए कोई ना कोई लीडर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। पर हम चाहेंगे कि जब वो काम करें एक संविधान के दायरे में रह के काम करें। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम सुप्रीम, और जो लीडर होगा या जो गवर्नमेंट होगी दैट विल बिकम लिमिटेड, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट विल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम मॉडर्न सोसाइटी में क्या लेके आए? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। क्यों लेके आए? बिकॉज हमें क्या करनी थी? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज के बाद कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, टू कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान का गोल क्या है? तो हमने संविधान बनाया क्यों है? आपको दिमाग में रखना है
क्योंकि जो भी बंदा पावर में आएगा उसकी पावर को चेक में कौन रखेगा? संविधान। हमें डर है कि जब इंसान के पास पावर आती है तो पावर का मिसयूज करता है। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये कोर्ट इसी आइडिया पे बेस्ड है और इसलिए हम संविधान लेके आए कि अब लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और अब गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगी। और यही आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का और यही मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है कि मॉडर्न सोसाइटी में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये क्या है? ये सुप्रीम है। अब एक चीज समझें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आती है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे में आने का मतलब यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? लेट्स सपोज आपने संविधान ही खराब बना दिया तो फिर तो गवर्नमेंट उसके अंदर आएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन है कि संविधान कौन बनाएगा? ये लोग खुद बनाएंगे। तो इंडिया के संविधान का जो पहला है पन्ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रियम्बल। जैसे कोई किताब होती है उसका जो पहला पन्ना होता है, वैसे संविधान का भी पहला पन्ना उसे बोल देते हैं प्रियम्बल। उसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोगों ने मिलके संविधान बनाया है और जब लोग सभी मिलके संविधान बनाएंगे तो क्या होगा? फिर वो संविधान किन के लिए होगा? लोगों के लिए होगा। लोगों के लिए होगा। तो ये आइडिया है। और जब ये संविधान बना रहे हैं लोग, तो लोग जो सभी बैठे हैं इन्होंने कहा कि हम संविधान बनाते हैं और एक कंट्रैक्ट करते हैं अपने आप से कि आज के बाद हम इस संविधान के दायरे में रहेंगे और दैट इज कॉल्ड एज सोशल कंट्रैक्ट। ये सभी लोग आए, ये बैठे और इन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद, क्योंकि किंग पावर का मिसयूज कर रहा था, हम अपने आप को एक संविधान देते हैं और ये वादा करते हैं कि हम इस संविधान के बेसिस पे चलेंगे और वही बोल देते हैं आइडिया ऑफ अ सोशल कंट्रैक्ट। और जो इस कंट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं दे बिकम्स द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स ने बोला कि आज के बाद संविधान के बेसिस पे देश चलेगा और इसलिए संविधान में सब कुछ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, पार्लियामेंट में मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, कौन कौन जाएंगे, ये सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है संविधान की फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या होगा? संविधान में बहुत कुछ लिखा है ना कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी होगा, इसमें फाइनेंस कमीशन भी होगा, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, इसमें हाई कोर्ट भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा, इसमें सिटीजनशिप कैसे देनी है, किसको देनी है वो भी डिसाइड करेंगे, स्टेट्स कौन बनाएगा, कौन तोड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में? वो डिपेंड करता है कि आप संविधान को कैसे देखते हो। क्योंकि अगर आप संविधान को देखते हो कि संविधान क्यों आया था, गवर्नमेंट की पावर को चेक में रखने के लिए, तो संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है, ये राइट्स किसको मिले हैं? सिटीजन्स को मिले हैं या लोगों को मिले हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब फंडामेंटल राइट्स किसको मिले हैं? सिटीजन्स को। और वो किसके अगेंस्ट मिले हैं? स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। तो सिटीजन्स को हमने फंडामेंटल राइट्स दिए, किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। जैसे एक राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स में 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज में ए में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है कि आपको बोलने की, एक्सप्रेस करने की आजादी है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है आजादी है, पर आप किसके अगेंस्ट बोलते हैं? अगर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, आप आर्टिकल लिखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स से किन की पावर बढ़ रही है? सिटीजन्स की पावर बढ़ रही है। मतलब अगर आपके पास राइट्स हैं, इसका मतलब क्या है? आपके पास पावर है। और जब आपके पास पावर है तो किसकी पावर कम हो रही है? स्टेट की कम हो रही है। और स्टेट की पावर को कम करना मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट लेके आना ही संविधान का मूल उद्देश्य था
मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। और इसीलिए संविधान का जो मेन आर्टिकल है या प्रोविजन है या पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। और फंडामेंटल राइट्स आपको पावर देते हैं, स्टेट की पावर को कम करते हैं। दैट इज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। जब किंग हुआ करता था तो आपके पास कोई राइट्स नहीं थे, किंग की मर्जी थी, जो करना है करे। जब आपके पास राइट्स आए तो किंग की पावर कम हुई। इसको ऐसे समझ लें, पावर इज लाइक अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? अगर पावर 100 में है, अगर किंग की पावर 100 है तो आपकी 0 है। अगर आपकी 90 हो गई तो किंग की कितनी हो जाएगी? 10। पावर तो 100 ही रहेगी टोटल में। इसका मतलब क्या है कि अगर सिटीजन की पावर बढ़ती है तो स्टेट की पावर अपने आप कम हो जाती है। तभी आप देखेंगे चाइना में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। वहां फंडामेंटल राइट्स हैं, पर अगर आपके वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो फिर फायदा क्या उन फंडामेंटल राइट्स का? तो इन इन रियलिटी चाइना में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अब कौन स्ट्रांग है? स्टेट इज मोर स्ट्रांग। इंडिया, यूएसए में फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, और अगर वो वायलेट होते हैं तो आप जुडिशरी के पास जा भी सकते हो। तो इसलिए वहां पे स्टेट इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू चाइना। तो ये आइडिया है संविधान का। अब आपके दिमाग में एक फंडा क्लियर है कि संविधान क्या है, कौन लेके आया है, क्यों लेके आए हैं, जब संविधान नहीं था तो क्या था, अब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पर संविधान आने से ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो गई होगी। आज भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी हम एक पढ़ते हैं संविधान और एक पढ़ते हैं पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज कॉल्ड एज पॉलिटी। ये हमें आपको समझाना था क्या है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा। अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये बेस नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे जाके दिक्कत आती है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में 4 पन्नियां समझ लें। हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर कोई किताब सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो वही है संविधान की किताब। सारी जो भी लॉ बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लॉ बनाने की पावर किसको दी है हमने? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास होती है। इतना तो आपको पता होगा, पार्लियामेंट के पास क्या है? या स्टेट असेंबली होती है ना, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास लॉ बनाने की पावर है। पर संविधान भी एक लॉ ही है, बट वो क्या है? फंडामेंटल लॉ है, सबसे ऊपर लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इट मींस जो बाकी लॉ बनेंगे, जो पार्लियामेंट बनाती रहेगी, दे विल बी सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दे शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसर्विएंट मतलब इन कन्फर्मिटी, मतलब वो संविधान के साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है वो संविधान को वॉयलेट कर देंगे, बिकॉज संविधान इज सुप्रीम, इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये हो गया पहला। एक और चीज समझ लें, अब संविधान देखें, जब पहले संविधान आया उस टाइम सोसाइटी की कंडीशन अलग थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अलग थी, हमारी हिस्ट्री उस टाइम अलग थी। अब हमारी सोसाइटी अलग है, इकोनॉमी, हम डेवलप हो रहे हैं। तो संविधान किसी एक टाइम और स्पेस में बनाया जाता है, और टाइम और स्पेस चेंज होती रहती है। तो क्या संविधान को टाइम और स्पेस के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए? और बोलते हैं ना कि इंसान वक्त या समय या फिर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना जरूरी होता है, अगर आपको सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहना है, अदरवाइज आप विलुप्त हो जाएंगे। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विद द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक? जैसे आप एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, वैसे ही संविधान भी इवॉल्व होता है। तो इट इज अ ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज इट इज नॉट स्टैटिक। ऐसा नहीं है एक बार संविधान बन गया तो बाद में चेंज नहीं होगा। इट इज डायनामिक इन नेचर, बिकॉज
सोसाइटल कंडीशंस आर चेंजिंग। तो ये डायनेमिक होना चाहिए, तभी संविधान का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368, that talks about amendment to the constitution, and today we will see about that amendment of the constitution। ये टॉपिक है आपका सिलेबस का, इसको हम करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। अब एक काम करें, जो भी हम आर्टिकल बता रहे हैं ना, जैसे हमने पहले बताया आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 368, हम बीच बीच में ना ये आर्टिकल बताते रहेंगे। आपका काम क्या है, इन आर्टिकल को लिख के रोज रिवाइज करते रहें, लास्ट तक जाते जाते आपको बहुत सारे आर्टिकल्स अपने आप याद हो जाएंगे। हम बार बार रिपीट करते रहेंगे इंटेंशनली इन द क्लास, ताकि आपके वो जहन में जाता रहे। बट आपको भी ये बोलना पड़ेगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो 2500 बार बोल चुका हूं इन आर्टिकल्स को, आप भी साथ में बोलेंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक चीज समझ लें, चीजें कभी याद नहीं की जाती हैं, चीजें हमेशा पढ़ी जाती हैं, रिवाइज की जाती हैं और एक्टिवली पढ़ी जाती हैं। जितनी रिवीजन होगी उतनी रिकॉल की कैपेसिटी बढ़ती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज फंडा टू लर्न समथिंग। चीजें बैठ के याद करोगे ना, आज कुछ नहीं याद होने वाला है, इनफैक्ट माइंड बिल्कुल याद नहीं करेगा। आप बस पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, पर करें एक्टिवली। एक्टिवली मतलब कॉपी को सामने रख के ऐसे नहीं पढ़ना है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये पैसिव रीडिंग होती है। एक्टिव होती है, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कि इसके 3 पॉइंट्स हैं, मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूं, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूं, अगर याद नहीं आएगा तो मैं देखूंगा। In that manner, revision is more effective, and we call it as active recalling or an active recalling method to revise the notes। बस ये करते रहें, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। और एक चीज साथ में और इंश्योर करें कि आपके पास जो भी 14, 17 और 22 के PYQ है, वो भी साथ में देखते रहें कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये हो गया है, हमने बताया कि पहला है फंडामेंटल, और जो बाकी लॉ होंगे वो संविधान के सबसर्विएंट होंगे या कन्फर्मिटी में होंगे, और तीसरा संविधान क्या है, ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, ये पता होना चाहिए। और उसी ऑर्गेनिक लॉ से आता है एक प्रोविजन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखें, ये तो हो गया हमारा संविधान का आइडिया। अब संविधान को अमेंड भी करना है आपको, या संविधान को अमेंड करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। पर उस प्रोसेस को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संविधान को बदलना हो, चाहे, क्योंकि संविधान को कौन बदलेगा, पार्लियामेंट। भाई संविधान को बदलना है तो पावर किसको दी है हमने, पार्लियामेंट को दी है। तो पार्लियामेंट वैसे भी क्या बनाता है, लॉ बनाता है, या बहुत सारे और काम करता है, वेरियस अदर वर्क्स ऑल्सो। तो जो पार्लियामेंट है, ये संविधान को अमेंड भी करता है, लॉ भी बनाता है, पार्लियामेंट में मोशंस भी पास होती हैं, रेजोल्यूशंस भी पास होती हैं काम करवाने के लिए। तो ये सारे काम होते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई जो भी है, बिल है, मोशन है, रेजोल्यूशन है, इसको पास करवाना पड़ता है। और पास करवाने के लिए वो क्या चाहिए होती है, मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो हमने आपको बताया सिंपल सा कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड भी करता है, लॉ भी पास करता है, और पार्लियामेंट में बहुत सारे और काम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जैसे एक IAS है, एक IPS होते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। अगर आपको कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर है, आगे पढ़ेंगे हम। तो उसको कैसे करेगी, तो आपको कोई ना कोई मेजॉरिटी पास करनी पड़ेगी, मतलब लोगों की सहमति चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी। और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स इसके लिए हैं बिकॉज डिफरेंट तरह के काम होते हैं। तो आपको इन शॉर्ट क्या समझाया कि पार्लियामेंट जो भी काम करता है तो उनमें लोगों की सहमति होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेजॉरिटी। वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, क्योंकि काम के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है,
तभी आपको आगे जाके समझ में आएगा कि भाई संविधान को बदलना हो, कोई बिल पास करना हो, कैसी कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो हेडिंग बनाए टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि इसके बिना फिर मैं आगे जाके वर्ड यूज करता रहूंगा, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, आप कंफ्यूज होते रहेंगे क्या है सिंपल स्पेशल। तो पहले खत्म कर देते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को। ये अलग अलग टाइप्स की होती है। पहली आती है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी है इफेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थर्ड वन इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं, तो मैंने आपको करवा दिया है। और इसी टॉपिक के साथ हम करेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार तरह की मेजॉरिटी है, सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। क्या होती है बताएंगे, पर आपको इतना क्लियर है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड द फोर्थ टाइप दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। हम ये कितनी हो गई है, तीन ये और तीन ये, कितनी होगी, छह टाइप्स की हुई है। लेट्स डू वन बाय वन कि क्या होती है। पहली आती है सिंपल मेजॉरिटी। क्या है ये, इसको समझते हैं। आपका पार्लियामेंट है, और एक चीज ये समझ लें, जैसे पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे है, वैसे स्टेट लेवल पे क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सेंटर पे होती है, तो ये स्टेट। जैसे पंजाब की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और पार्लियामेंट हमारा जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। जैसे काम पार्लियामेंट में होते हैं, सेम तरह से काम असेंबली में होते हैं। कुछ फर्क है, जब हम पढ़ेंगे टॉपिक पार्लियामेंट का या असेंबली का, तब हम आपको बता देंगे, कि हमें पढ़ना पड़ेगा कि बिल्स कैसे पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिलेबस देखा, वहां पे पार्लियामेंट का जिक्र ही नहीं है। क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये भी आ रखा है कि बजट कैसे पास होता है, कौन सी मेजॉरिटी का यूज कहां होता है, कैसे बिल पास होता है, सब लिखा हुआ है। तो करना तो हमें सब पड़ेगा। तो ये सिलेबस चाहे लगे देखने में बड़ा कम है, पर जैसे क्वेश्चन आए हैं उससे मानना यही है कि जो भी पॉलिटी का सिलेबस है सभी पूछा जा सकता है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो सिलेबस में लिखा है, और फिर जो पीवाईक्यू में आया है, और उसके अलावा जो और पूछा जा सकता है, सभी कवर करेंगे। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो अपने आप वो समझ आना कि उसकी बात भी सेम ही है। अब पार्लियामेंट में या असेंबली में मेंबर्स होंगे, अगर हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग किसी चीज को अप्रूव कर दें, तो वो चीज अप्रूव हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव हो गई है। अगर किसी भी हाउस में, लेट्स सपोज इन पार्लियामेंट एट प्रेजेंट वी हैव हाउ मेनी मेंबर्स, 543 मेंबर्स आर देयर। पहले 545 हुआ करते थे, हमने इनमें से दो एंग्लो इंडियंस को निकाल दिया है। अब कितने बचे हैं, 543 मेंबर्स आर देयर। इसका अगर मैं हाफ करूं तो कितना आया, 2 7 1.5, तो कितना हो गया ये, 272। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट आर वोटिंग किसी चीज को पास कर दे, तो मान लेते हैं वो कैसे पास होगी है, सिंपल मेजॉरिटी से। वहां वर्ड क्या लिखा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट्स सपोज ये तो 543 के 543 मेंबर्स हाउस में है, और सभी प्रेजेंट भी हैं और सभी वोट भी डाल रहे हैं। ये तो हमने एज्यूम कर लिया है, तो नंबर क्या चाहिए आपको, 272। लेट्स सपोज मेंबर्स कितने हैं,
543 ये टोटल स्ट्रेंथ है जो हमारी है, उसमें से 43 मेंबर्स के हैं एब्सेंट हैं, आए नहीं उस दिन, तो कितने प्रेजेंट हुए? 500 वर प्रेजेंट। पर जो सारे प्रेजेंट थे ये तो ना कि सारे वोट डालेंगे, कुछ वोट डालने से मना भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज 100 ने बोला हम क्या कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं पर हम वोट नहीं डालेंगे, तो एंड में वोट किन्होंने डाली? 400 लोगों ने, तो वो क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमें ये नंबर निकालना है कि कितने प्रेजेंट है और कितने वोट डाल रहे हैं, उस नंबर का हाफ लेना है। तो अगर ये 400 नंबर आ रहा है तो उसका हाफ से ज्यादा, तो कितना आया? 200। 200 या 200 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। यहां हमने एज्यूम किया था 543 के 543 मेंबर्स क्या हैं, प्रेजेंट भी हैं और वोट भी डाल रहे हैं, पर जरूरी नहीं है ऐसा हो, हमने आपको दिखा दिया है। तो ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। अब जो भी काम पार्लियामेंट में होता है दैट इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। जो भी काम पार्लियामेंट में होता है दैट इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्लियामेंट में बिल पास करना है, कोई भी मोशन पास करनी है, ऑल थिंग्स आर डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये क्यों बता रहा हूं मैं? ताकि आपको ये पता हो कि जो भी काम है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो मतलब अगर आपको सरकार चलानी है या पार्लियामेंट को काम करना है, देन यू नीड फंक्शनल मेजॉरिटी, विच इज फंक्शनल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। ये फंक्शनल मेजॉरिटी है क्योंकि काम करने के लिए ये चाहिए आपको। कोई भी बिल पास करवाना है, कोई भी मोशन पास करवानी है, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है आपके पास तो काम नहीं हो पाएगा, तो आपका फंक्शनल मेजॉरिटी अचीव नहीं होगी। अब एक चीज और समझते हैं इसी में, सिंपल मेजॉरिटी में आपने सुना होगा एक होती है कॉन्फिडेंस मोशन। आज के लेक्चर में आपको सारे पॉलिटी के कंसेप्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया मिल जाएगा और हमारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे कुछ। नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे पॉलिटी की देखोगे तो आपको लगेगा सब सुना सुना है, तभी मैं इंटेंशनली आपको उन आइडियाज़ को भी समझा रहा हूँ कि क्या होते हैं वो आइडियाज़। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बड़ी बम्बार्ड हो रही हैं, आराम से देखें, बड़ी ज़रूरी हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको लगेगा कि भाई मैंने तो पॉलिटी सारी सुनी हुई है, कोई भी नया शब्द आएगा आप थोड़े बहुत अवेयर होंगे उसके बारे में, फिर वहाँ से पढ़ना और आसान हो जाएगा। जिन्होंने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर जिन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स। अब है कॉन्फिडेंस मोशन, एक होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक होता है मनी बिल और एक होता है वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस। ये चार चीजें, इसको समझाता हूं मैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको ये तो पता होगा कि जो आप कोई भी सरकार है पावर में, लेट्स सपोज सेंटर लेवल पे मोदी जी की गवर्नमेंट है और पंजाब में भगवंत मान की गवर्नमेंट है। अभी कुछ टाइम पहले अभी इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, व्हेन आम आदमी पार्टी के कुछ मेंबर्स जो बीजेपी में चले गए थे, उन्होंने पार्टी आम आदमी पार्टी से चेंज करके बीजेपी में चले गए। उस टाइम क्वेश्चन मार्क आया था कि जो भगवंत मान की गवर्नमेंट है उनके पास नंबर्स नहीं है सरकार में रहने के, बिकॉज अगर आपको सरकार बनानी है तो कुछ नंबर्स आपके पास होने चाहिए, और उसी नंबर को बोल देते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अभी बताते हैं पिछले वाला सारा काम इसी से लिंक्ड है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है, अगर सेंट्रल लेवल पे 543 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो अगर आपको सरकार बनानी है तो आपके पास डिवाइड बाय 2 कितना आया था वो हमारे पास 272, तो आपके पास ये नंबर होना चाहिए, दिस नंबर शुड बी देयर अगर आपको क्या बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, मोर देन या इक्वल्स टू हाफ ऑफ द
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर आपको सरकार बनानी है ये नंबर आपको चाहिए। तो अगर भगवंत मान को सरकार बनानी थी तो जितने पंजाब की असेंबली की नंबर्स हैं उसका हाफ से ज्यादा नंबर आपके पास होना चाहिए, सेम सेंट्रल लेवल पे, उसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर आपको सरकार बनानी है इलेक्शंस के बाद तो यू नीड व्हाट, विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ये चाहिए। हमने आपको सिंपल मेजॉरिटी में भी ये चीज बताई थी कि भाई ये नंबर 272 आ रहा था, पर यहां पे हम एज्यूम कर रहे थे कि यहां होता क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वहां पे हमने क्या एज्यूम किया कि नो मेंबर इज एब्सेंट एंड ऑल मेंबर्स आर वोटिंग, तो नंबर 543 आ गया था। पर हो तो सकता है ना कि कुछ क्या हो, एब्सेंट हो और कुछ वोट ना कर रहे हो, तो नंबर अलग आ गया था। पर एब्सोल्यूट में क्या काउंट करना है आपको? हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इन केस ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको क्या करना है? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का हाफ लेना है। ये कहां पे काम आती है? जब सरकार बनानी हो। सिंपल मेजॉरिटी में हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको लेना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको लेना है, ये ध्यान में रखना है। अब हमने क्या बताया आपको? सरकार बनाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और सरकार में रहने या सरकार चलाने के लिए कौन सी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। और वहीं से आइडिया आता है कॉन्फिडेंस मोशन का और नो कॉन्फिडेंस मोशन का। मतलब आपने पहले सरकार बनाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, अब आप सरकार में आके बैठ गए हैं। अब हमें लगा कि आम आदमी पार्टी के मेंबर्स बीजेपी में चले गए हैं, तो किसी को लगा कि भाई अब आम आदमी के पास वो नंबर्स नहीं है सरकार में रहने के। फिर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन पास करवानी होती है असेंबली में या लोकसभा में, क्या दिखाने के लिए कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम हाउस का कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे पास होती है? सिंपल मेजॉरिटी से। तो अगर आपको ये दिखाना हो कि हमारे पास आज भी नंबर्स हैं तो कैसे पास होती है? कॉन्फिडेंस मोशन से। पर कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है, ना कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सरकार बनाने के लिए वी नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट सरकार में रहने के लिए यू नीड सिंपल मेजॉरिटी। बिकॉज सरकार बनाने के लिए आपको हाफ नंबर चाहिए होता है जितना स्ट्रेंथ है, और कॉन्फिडेंस मोशन करने के लिए आपको हाउस का कॉन्फिडेंस चाहिए। और हाउस का कॉन्फिडेंस कैसे पता लगता है? कि जितने भी लोग आए हैं उनमें से जितने वोट डाल रहे हैं, क्या उनमें से आधे लोग हमारे साथ हैं या नहीं। अब सेम काम क्या हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट प्रूव करती है कि हां भाई हाउस को हमारे में कॉन्फिडेंस है। अगर कोई ऑपोजिशन का बंदा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे और वो पास हो जाए, इसका मतलब क्या है? कि हाउस का आप पे विश्वास नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ही नहीं हुई है, क्योंकि जब उस लीडर को पता लग जाता है कि मेरे पास नंबर्स नहीं हैं, तो वो खुद रिजाइन कर देता है, या वो पहले खुद कॉन्फिडेंस मोशन पास करके प्रूव करता है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हो, इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास हुई तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगी। बिकॉज अगर सरकार के पास नंबर नहीं है तो ऑपोजिशन के पास नंबर तो है ही, चीज तो आधी आधी है। अगर आपके पास आधे नंबर नहीं है तो उनके पास आधे से ज्यादा है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देंगे। तो आज तक इंडिया की हिस्ट्री में, नोट करके लिख लें, नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन पास्ड इन इंडियन हिस्ट्री। ये पता होना चाहिए, फैक्ट है। अब ये दोनों कैसे पास होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। और ये भी कैसे पास होते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। अब मुझे एक चीज बताएं, सरकार का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? पावर। और सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है? पैसे की पावर। तो मनी बिल मतलब क्या है? सरकार के पास पैसे खर्च करने का बिल मतलब पावर। अगर मनी बिल ही पास ना हो, लेट्स सपोज पार्लियामेंट में
मोदी गवर्नमेंट ने कोई मनी बिल पास किया कि हमें पैसा खर्च करना है, और हाउस ने बोला हम आपको पैसा खर्च नहीं करने देंगे। मतलब सरकार पैसा खर्च करने के लायक ही नहीं है, मतलब उसके पास ना मनी है ना पावर है। इसका मतलब क्या है? सरकार के पास हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कोई भी मनी बिल पास नहीं होता तो सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि हमारे पास नंबर है कि नहीं है। अगर नंबर नहीं होगा तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। या तो तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार गिरा दो, या अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास करनी, तो अगर सरकार कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की ट्राई कर रही है और वो पास नहीं होती तो भी सरकार गिर जाएगी। तो इसको पास करके सरकार को गिरा दो, या अगर सरकार ये ट्राई करती है और पास नहीं होती है तो भी सरकार गिर जाती है। और अगर मनी बिल पास नहीं हो रहा है तो सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन पास करके दिखाना पड़ता है, उससे पहले वो कोई और काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता है कि मनी बिल पास नहीं हो रहा तो मतलब हाउस का कॉन्फिडेंस सरकार में नहीं है। अब मैं बार बार कॉन्फिडेंस वर्ड क्यों बोल रहा हूं कि सरकार को, जो गवर्नमेंट है, उसको हाउस का कॉन्फिडेंस क्यों एंजॉय करना है? ये बार बार क्यों बोल रहे हैं हम? ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा ये तो हो गया ना, यहां तो क्लियर है ना, जो हमने 3 पढ़ी हैं। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास होती है, और मनी बिल क्या है। अब मनी बिल से हमें आइडिया आया, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ना बार बार, तो क्या है ये कॉन्फिडेंस, ये क्यों है कॉन्फिडेंस का आइडिया, और वहीं से आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटी ना ऐसे साइलोज में नहीं पढ़ी जाती है, टुकड़ों में इंटरलिंक करके, सब चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो स्टोरी की फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये तो ना कॉन्फिडेंस मोशन। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए ना क्यूरियोसिटी से कि भाई कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए हमें, सरकार को अपना बार बार ये कॉन्फिडेंस क्यों प्रूव करना पड़ रहा है पार्लियामेंट में? बिकॉज हमारी जो कंट्री है, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम प्रेसिडेंशियली पढ़ेंगे, समझाएंगे डिफरेंस क्या होता है, पर पार्लियामेंट समझते क्या होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट there is a principle called as collective responsibility. और एक आइडिया होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक आइडिया है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको ध्यान से समझना, आपके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपको शायद ये अंडरस्टैंडिंग ना हो, पर इसको जब करवा देंगे तो अच्छे से हो जाएगी। यूएसए में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओ कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। तभी तो ट्रंप है ना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इंडिया में कौन सा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो रियल पावर होते हैं उसके पास होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, बट रियल पावर इज विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पे रियल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अब ना एक चीज ऐसे समझें, जब मान लो मिडीवल सोसाइटी से हम मॉडर्न सोसाइटी में एंटर किए, तो हमें पता था हमें क्या करनी है, हमें किंग की पावर पे चेक रखना है। ऑफ कोर्स हम किंग तो नहीं रखेंगे, क्योंकि किंग तो मिडीवल टाइम का फीचर है। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आएंगे, पर इलेक्टेड गवर्नमेंट बाद में खुद किंग ना बन जाए, तो हम संविधान लेके आए साथ में। अब जब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आए हैं, तो किसका पार्ट है ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। इसका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। एक ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम क्या होता है? लॉ बनाना। और एक ऑर्गन होता है जुडिशरी, इसका काम क्या होता है?
जो भी वो लॉ, इसका काम क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करना या पॉलिसीज बनाना या इंप्लीमेंट करना। इनका काम है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम पे क्या रखना, चेक रखना कि कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने काम करते करते पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। तो ये फर्क है तीनों ऑर्गन्स में। अब ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं, हमने इनको अलग अलग काम दे दिए हैं किसी भी गवर्नमेंट में, और वहीं से आइडिया आता है, आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी हम जाएंगे पीछे, कहां पे, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर उससे पीछे जाएंगे कहां पे, जो हम पढ़ रहे थे, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, सब पहुंचेंगे वहां पे। बस फ्लो में जाते रहे। जैसे हमने यहां पे पहुंचे, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, तो हमने समझा दोनों में फर्क क्या है। यहां पे प्रेसिडेंट हेड है, यहां पे पीएम हेड है, रियल पावर इज विद प्राइम मिनिस्टर। दोनों में फर्क क्या है, यहां पे प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो समझ में आया क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो समझना पड़ा तीन तरह के ऑर्गन्स होते हैं, तीनों को अलग अलग काम दिए गए हैं, तो उसे बोल देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जब किंग था, जब किंग था, दैट किंग हैड ऑल द पावर्स। जब किंग था, दैट किंग हैड ऑल द पावर्स। एग्जीक्यूटिव का काम भी यही कर रहा था, लेजिस्लेचर का भी और जुडिशरी का भी। और हम बोल देते हैं दैट टाइम पावर वाज कंसंट्रेशन। तो यहां पे क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब एक ही बंदे के पास सारी पावर है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और जब एक बंदे के पास सारी पावर्स होंगी, चांसेस क्या हैं, पावर का मिसयूज ही होगा। भाई अगर आप ही कुछ पॉलिसी बनाने वाले हैं, आप ही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कल को कोई इशू आ गया, आप ही बता रहे हैं सही है कि नहीं है, तो कहां ही बता पाएंगे अच्छे से, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो हमें था कंसंट्रेशन ऑफ पावर से क्या बन जाती है, चीजें एब्सोल्यूट अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेटर क्या है, इन तीनों कामों को अलग अलग ऑर्गन्स को दे दो। तो हमने क्या कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर में प्रिंसिपल में ले आए। तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पे कौन सा आइडिया होगा, सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया होना जरूरी है। बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, नाउ वी हैव थ्री ऑर्गन्स, फर्स्ट, सेकंड और थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एंड दे आर डूइंग देयर ओन फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या हो गए हैं, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। फंक्शन आर स्पेशलाइज्ड नाउ, हर बंदे के पास। अगर ये कोई, मान लो इसका काम क्या है, लॉ बनाना, इसका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। अगर ये गलत काम करते हैं, चेक कौन रखेगा, जुडिशरी। अगर ये गलत काम करते हैं, चेक कौन रखेगा, ये रखेगा या ये रखेगा। अगर ये करता है तो कौन रखेगा, ये रखेगा या ये रखेगा, डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, पहले तो पावर को अलग अलग दे दिया ऑर्गन्स को। अब एक बंदे के पास पावर नहीं है, तो अब एक बंदा पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा। पर यह भी तो पॉसिबल है, अगर हमने पावर अलग अलग दे दी, ये अपने अलग अलग स्फीयर में पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दें। तो यहां तो किंग पावर का मिसयूज कर रहा, तीनों, हमने तीनों पावर को अलग अलग कर दिया। क्या पता ये अपने अपने दायरे में क्या बन जाएं, किंग बन जाएं। तो हमने सोचा कि अपने अपने दायरे में किंग ना बने, तो एक दूसरे पे चेक भी रख रहे हैं। तो जो ये चेक रख रहे थे, इनको बोल देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो पहले तो आपने पावर को, जो कंसंट्रेशन थी, उसको सेपरेट किया। फर्स्ट स्टेप इज दिस। अब चांसेस क्या हैं कि एक बंदे के पास पावर नहीं है, तो पावर का मिसयूज एक इंसान नहीं कर पाएगा। क्या पता ये तीनों अलग अलग पावर का मिसयूज कर लें। तो हमने एक दूसरे पे चेक रख दिया। चेक मतलब अगर ये दो भी काम करेंगे, अगर ये गलत करते हैं, तो जुडिशरी उनके काम को
रोक सकती है। अगर लेजिस्लेचर गलत काम करता है तो जुडिशरी रोक सकती है। अगर जुडिशरी गलत काम करती है तो उसको लेजिस्लेचर रोक सकता है, जज को रिमूव करके। तो हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर का कौन सा आइडिया आया, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंशियल है, इसमें फर्क क्या है? अब लोगों के जब सिस्टम बनता है ना, तो लोगों के विश्वास की बात होती है। जिस देश के लोगों को विश्वास होगा कि भाई हमने जो एग्जीक्यूटिव बना दिया है वो बना दिया है, अब उस पर काम करने दो उस एग्जीक्यूटिव को। यूएसए वाले मानते हैं कि हमने ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया है 4 साल के लिए, अब उनको 4 साल काम करने दें, फुल स्टॉप। उन पे रोज चेक ना रखें। अगले साल इलेक्शन आएंगे 4 साल बाद, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम उनको हटा के दोबारा नया प्रेसिडेंट ले आएंगे। हां, अगर ट्रंप अपनी पावर का मिसयूज करते हैं फिर तो वो तो अलाउड कहीं भी नहीं है, फिर तो उनके अगेंस्ट मुकदमा चलना ही चलना है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम क्या मानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है उस पर रोज चेक रखना बड़ा जरूरी है। तो जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस इंजॉय करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा एग्जीक्यूटिव को हटा सकती है जब उसे लगे कि हमारा एग्जीक्यूटिव पे कॉन्फिडेंस उठ गया है। तो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पे विश्वास कम है, लेजिस्लेचर पे ज्यादा है। तो लेजिस्लेचर को बोला है कि तुम एग्जीक्यूटिव पे चेक रखोगे। बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पे विश्वास बहुत है, तो हमने लेजिस्लेचर को यह काम दिया ही नहीं है कि तुम एग्जीक्यूटिव पे चेक रखोगे। ये सिर्फ मानने की बात है, ये सोसाइटी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ये अपना उनका तजुर्बा है। उन्होंने इसलिए कहीं उन्हें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए हैं, कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए हैं। जिसको लगता है कि एग्जीक्यूटिव पे रोज चेक रखना है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म को फॉलो करेंगे। जो मानते हैं नहीं भाई एग्जीक्यूटिव को 4 साल दो, काम करने दो, रोज रोज उन पे चेक ना रखो, वो कौन सा फॉलो करेंगे? प्रेसिडेंशियल फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने आता है, लेट्स सपोज कोई चंडीगढ़ पढ़ने आया, कोचिंग लेने आया आईएएस के एग्जाम की, पीसीएस के एग्जाम की। अब घर वालों के दो ऑप्शन होते हैं कि तुम्हारे पास साल है, पढ़ें, अगर पढ़ के पेपर निकाल दिया तो बढ़िया, नहीं तो दूसरा पेपर दें, नौकरी लें और ये पेपर हाथ में देते रहें। एक पेरेंट होते हैं, बाद में तो पता नहीं, साल बाद हम रोज तुम्हें फोन करके इंस्टीट्यूट में पूछेंगे कि आप क्लास गए कि नहीं गए, हमें अटेंडेंस दिखाएं, टेस्ट के नंबर दिखाएं। अब विश्वास की बात है। एक पहले पेरेंट ने साल के लिए स्टेबिलिटी दे दी और बोला साल के बाद देखेंगे जो करना है। एक ने बोला साल के बाद नहीं, रोज देखेंगे। दोनों तरीके सही हैं। कई कंट्री ने स्टेबिलिटी देने के बाद अकाउंटेबिलिटी की बात की है, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कईयों ने बोला कि रोज अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, स्टेबिलिटी नहीं देंगे, ताकि आप अपनी पावर का मिसयूज ना करो, यहां पे चंडीगढ़ आके पढ़ाई के बदले कहीं और घूम रहे हैं। तो वो भी एक तरीका है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दोनों तरीके अपने हिसाब से सही हैं। डिफरेंस किस लेवल पे है हमने आपको बता दिया है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है कि इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस पे ज्यादा फोकस है? स्टेबिलिटी पे या अकाउंटेबिलिटी पे? अकाउंटेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे नहीं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। यूएस में नहीं प्रूव करना पड़ता ट्रंप को रोज अपना कॉन्फिडेंस। इंडिया में तो एग्जीक्यूटिव को जब ऑपोजिशन बोले कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ता है। यूएस में नहीं है, वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए तो बन गए, जब तक वो गलत काम नहीं करते, कोई पनिशमेंट उनको नहीं मिलती, तब तक नहीं वो हटते हैं। ऐसे उन्होंने कोई काम किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसके बेस पे नहीं हटेंगे। तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, what is more important? Stability is more important. Accountability is not important.
अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो हमने आपको बता दिया है। अब ना आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ ही नहीं आता है कि वहां प्रेसिडेंट है, यहाँ पे पीएम है, पर फंडामेंटल फर्क है ना प्रिंसिपल्स में। हमने एग्जांपल दी 2 पेरेंट्स की, यहाँ पे वो चेक रख रहे हैं 1 साल बाद, यहाँ चेक रख रहे हैं डेली, डेली चेक। बच्चा इससे तंग भी आ जाता है ना कि रोज रोज पूछ रहे हो, हमें वक्त तो दो बढ़ने का, इतना ज्यादा चेक रखोगे कहाँ काम कर पाएंगे। यहाँ है बंदे के पास मेंटल स्टेबिलिटी है, काम करता हूँ देखी जाएगी। दोनों तरीके अपने अपने हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, और कैसे कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं, कई ऐसी होती है। यूएसए में वी फॉलो दिस सिस्टम, इंडिया में फॉलो दिस सिस्टम, ब्रिटेन में वी फॉलो दिस सिस्टम। आया समझ में? अब हम इससे पीछे जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। हमने जो ये बोला है ना अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड हम किस सेंस में बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, कि अगर लगा तो आपको रिमूव किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिमूव किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी का एक मतलब होता है पहले आपसे जवाब पूछा जाता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा, आप 1 महीने में टेस्ट क्यों नहीं दिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो ज्वाइन किया था? आप तो कह रहे थे मैं पढ़ूंगा चंडीगढ़ जाके, पर आपके इंस्टीट्यूट से पूछा, आपने तो टेस्ट ही नहीं दिए पिछले हफ्ते, पूरे महीने टेस्ट नहीं दिए। आपने जवाब दिया कि मेरा मन नहीं था, तो बोलेंगे वापस आ जा घर। तो पहले तो अकाउंटेबिलिटी में पूछा जाता है, आंसरेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, और अगर जवाब ना दिया जाए, अच्छा ना लगे, तो फिर इन्फोर्समेंट होती है, पनिशमेंट भी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होती है? पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल। तो जब मैं बोल रहा हूं स्टेबिलिटी मतलब तुम्हें 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता ट्रंप को, नोबडी कैन रिमूव। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हेयर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म 5 साल का नहीं होता है। वो तो तब तक प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन हाउस ने बोला कि पीएम को हटा दो, तो हट जाएंगे वो। तो उनकी क्या इंपॉर्टेंट है? उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी उनके पास नहीं है। बट जब हम ये बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर का, इसमें क्या है? गवर्नमेंट के गिरने को छोड़ के आपने लॉ बनाया, संविधान के हिसाब से नहीं बनाया, तो जुडिशरी ने इस लॉ को बोल दिया कि ये लॉ क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बनाई, लेजिस्लेचर को ने उस पर डिबेट की और बोला कि एग्जीक्यूटिव ने सही पॉलिसी नहीं बनाई है, तो ये क्या इंश्योर कर रहे हैं हम? यहां पे भी हम चेक रख रहे हैं, चेक एंड बैलेंसेस। यहां पे भी अकाउंटेबिलिटी है, पर यहां पे भी चेक्स एंड बैलेंसिंग में जो अकाउंटेबिलिटी है, वो किस लेवल की अकाउंटेबिलिटी है? वो रिमूवल को लेके नहीं है, वो तो वर्किंग को लेके है। अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड टू वर्किंग, नॉट रिमूवल। कि आपने लॉ बनाया, सही नहीं बनाया, बस आपका लॉ क्या हो गया? रद्द कर दिया गया, आप पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बनाई, इसको अच्छी नहीं लगी जुडिशरी को, आपने पॉलिसी कैंसिल कर दी। एग्जीक्यूटिव की, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनके टेन्योर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अकाउंटेबिलिटी 2 तरह की है, एक रिमूवल के एस्पेक्ट में, एक बाकी काम के रिस्पेक्ट में। ये काम वाली, वर्किंग वाली है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में भी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। वहां पे भी क्या है? अकाउंटेबिलिटी। वो किसको लेके है? काम धाम को लेके है। मतलब ये तीनों जो हैं ऑर्गन्स, हमारा गोल क्या है? क्योंकि हमारे संविधान हैं, तो ये तीनों ऑर्गन्स किसके दायरे में रह के काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करेंगे। तो ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखेंगे, क्या ये संविधान के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वर्किंग को लेके है सेपरेशन ऑफ पावर। और जो हमने अभी आपको बताया डिफरेंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियली, वो अकाउंटेबिलिटी रिमूवल को लेके है। अब आता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बताया अभी आपको, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या
प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं गवर्नमेंट का पार्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। बेटर वर्ड क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट वन अमंग इक्वल्स। तो गवर्नमेंट में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, सारे मिनिस्टर हैं। तो हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये गवर्नमेंट है दैट इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर या रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एज अ कलेक्टिव यूनिट। तो गवर्नमेंट एज अ कलेक्टिव यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या पार्लियामेंट। इट मीन्स this is a feature of parliamentary form of government or a presidential form of government, parliamentary form of government। तो तभी हमने क्या लिखा था कि this is the core feature of parliamentary form of government। ये संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा है, 75 क्लॉज 3 में लिखा है that council of ministers headed by prime minister are collectively responsible to the Lok Sabha in particular and to the parliament in general। इसका मतलब है क्योंकि जो लोकसभा है वो लोगों का हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, और जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स की काउंसिल है। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों द्वारा चुना गया होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहां होगी, लोगों की तरफ होगी। वो कहां पे होगी, लोकसभा में होगी इन पर्टिकुलर। और क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है तो इन जनरल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। तो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से हाउस में पास होती हैं, लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में। बिकॉज गवर्नमेंट किसकी होती है, लोगों की। अकाउंटेबल भी किसको होगी, वो लोगों को। कौन सा हाउस लोगों का है, लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहां भी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम पहुंचते हैं पीछे अपना, यहां पे ये जो पढ़ रहे थे वोट ऑफ थैंक्स, हम पहुंच गए अपने कौन से वाले पे, सिंपल मेजॉरिटी पे। तो चीजें ना आज की क्लास में आपके सारे प्रिंसिपल्स टच हो जाएंगे। क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है फेडरलिज्म, अभी बताते हैं वो भी, ताकि अगली बार जब क्लास आए तो कोई दिक्कत ना आए, सब आपने सुना हो। और ये इन्हीं के बेसिस पे आपके दो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता है कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटी के, क्योंकि वो आइडियाज के बेस पे ही आप स्टेटमेंट को गलत सही मार्क कर दोगे, बिकॉज आपको आइडियाज क्लियर है। हम पढ़ रहे थे सिंपल मेजॉरिटी, एक पढ़ी हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट में पढ़ा हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा या इक्वल नंबर होना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी में हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से ज्यादा या इक्वल नंबर होना चाहिए, कम से कम हाफ तो होना चाहिए, नॉट लेस देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी। उसमें तीनों एग्जांपल पढ़ी हमने, मनी बिल, कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। एक आता है वोट ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एडर्स, क्या होता है ये समझें। अब हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका फीचर क्या होता है इसको समझते हैं, उसी से आइडिया आएगा वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस। किसी को यहां तक डाउट है, पहले ये बताएं। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ, पूछ लें इसको, छोड़े नहीं इसको, पॉलिटी को। आपका गोल सिंपल सा है, क्लास लगाएं, समझें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है। कोई और क्वेरी हो साइंस को लेके जो हम कर रहे थे, पॉलिटी को लेके, कुछ भी हो डाउट, या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। नहीं तो आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो जस्ट टेक अ 30 सेकेंड आराम से ब्रेक, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट इसको। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें दो तरह के हेड्स होते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री है, या दो तरह के हेड्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड, और एक क्या होते हैं, प्रेसिडेंट।
इन्हें बोल देते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और ये होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। ये होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? ये कौन से हेड है हमारे? रियल हेड। ये हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल, रबर स्टैम्प, नॉमिनल हेड। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम पे सिग्नेचर किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। पर चलती किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की। आईएएस कोई सिलेक्ट होता है तो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपने साइन करके देता है फॉर्म पे ऐसे करके लास्ट में कि यू आर अपॉइंटेड एज अ आईएएस या आईपीएस एज अ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। नाम इनका यूज होता है, पावर इनके पास है। अब बात आती है ऐसा क्यों है? वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस जो लड़े हैं, वो किसके लड़े हैं इलेक्शंस? लोकसभा के इलेक्शन लड़े हैं, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने होंगे। तो उन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस लड़े। और आपको ये तो पता है इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो वहां पे क्या होती हैं? पॉलिटिक्स होती है, पार्टी पॉलिटिक्स होगी। तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ पॉलिटिसाइज्ड है नहीं, कभी कांग्रेस का पीएम, कभी बीजेपी का पीएम। तो दिस पोजीशन इज पॉलिटिसाइज्ड पोजीशन। अब हम किसी को हेड ऑफ द स्टेट है जो, वो तो पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए ना, वो तो इंडिया का होना चाहिए हेड। तो अगर सब काम पीएम के नाम पे होगा, इसका मतलब क्या है? वो पॉलिटिसाइज हो जाएगी पोस्ट। तो वी वांटेड अ न्यूट्रल पर्सन जो किसी पॉलिटिक्स से लिंक ना हो। दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अनदर पोजीशन कॉल्ड एज प्रेसिडेंट, ताकि जो ये इंसान है, ये जो इंसान है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ही इज नॉट अ पॉलिटिसाइज्ड पर्सन, वो न्यूट्रल हैं। अगर वो कोई काम करेंगे तो पूरे इंडिया को मानने में दिक्कत नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ये काम करेंगे तो वो किसी एक पार्टी के लीडर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर चाहे वो इंडिया के हैं, बट वो पोजीशन पॉलिटिसाइज है। तो ये सभी काम पीएम के नाम पे नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। और जो पीएम को चुना है वो लोकसभा के इलेक्शंस में चुना गया है, लोकसभा के इलेक्शंस में पीएम को चुना गया है। और क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का होता है तो उसमें स्टेट्स का से भी होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का है और इंडिया स्टेट से मिलकर बना है, तो अगर स्टेट्स बोलेंगे हम आपकी तभी बात मानेंगे जब आपके इलेक्शन में भी हमारा रोल होगा। तभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एमएलएस भी और एमपीस भी। स्टेट बोलेंगे आपको चुनने में हमारा कोई रोल नहीं है, फिर जब आप कोई काम बोल रहे हो हम क्यों माने? बिकॉज प्रेसिडेंट ने जो चीज साइन कर दी वो तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट है, वो तो स्टेट्स को भी माननी पड़ेगी। और स्टेट्स तब तक नहीं मानेगी जब तक स्टेट्स ने उनको अपॉइंट नहीं किया होगा। जिसको आपने अपॉइंट किया उसकी बात तो मानोगे आप, और प्राइम मिनिस्टर को स्टेट्स ने अपॉइंट नहीं किया है। दैट्स व्हाई वी हैड टू क्रिएट अ other position called as president. That's why in a parliamentary form of government we have two type of heads, head of government and head of state. Head of government is called as prime minister. It is a real head, real power is vested with that person, and the president is the second head, that is head of the state, and that person is not politicized, and that position is just a nominal head. No real authority is with that person. यहां तक क्लियर है? अब बात आती है एक किसकी, जो हम पढ़ रहे थे, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस। ये वाला वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस, यहां पे
ये रहा चौथा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई सरकार बनती है उसका एक पहला सेशन होता है। जैसे मोदी गवर्नमेंट की सरकार बनी, पहला सेशन होगा ना भाई, नई सरकार बनेगी तो लोकसभा का सेशन होगा। वैसे ही हर साल में न्यू ईयर में के बाद एक सेशन होगा। दो सेशन हुए, एक तो सरकार बनने के बाद जो पहला सेशन होता है, और एक हर नए साल का पहला सेशन। इन दोनों सेशंस में हमारे संविधान में एक प्रोविजन है, प्रेसिडेंट आके एड्रेस देंगे। किसको? लोकसभा को। वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस। उस एड्रेस में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, पूरी गवर्नमेंट की बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहती है। और ऑफ कोर्स वो प्रेसिडेंट नहीं बताते हैं, प्रेसिडेंट को कौन बताता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो एक जरिया होते हैं आके रखने का। अब जब वो प्रेसिडेंट बता के चले जाते हैं कि हमने ये किया, हम और ये करना चाहते हैं, उसके बाद हाउस बैठ के उन पे वोट ऑफ थैंक्स डालते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर मान लो प्रेसिडेंट ने एड्रेस दे दिया, जो किसका एड्रेस है? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का एड्रेस है। उसमें क्या मेंशन है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज मेंशन है, जो उन्होंने की और जो वो करना चाहते हैं। और हाउस में जो वोटिंग हो रही है, मान लो हाउस ने वोट ऑफ थैंक्स पास ही ना की, इसका मतलब क्या है? उन्होंने प्रेसिडेंट एड्रेस को अप्रूव नहीं किया, उनका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उनका गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर ये मोशन वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? सरकार पे विश्वास नहीं है, फिर सरकार को क्या पास करना पड़ता है? कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस ना पास हो, इसका मतलब क्या है? सरकार के पास नंबर नहीं है, तो पहला काम सरकार क्या करेगी? कॉन्फिडेंस मोशन। बाकी काम वो सारे बाद में करेगी, और उसे कॉन्फिडेंस प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव हो गया तो सरकार बनी रहेगी, अगर ना प्रूव हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अब इन चारों केसेस में क्या चाहिए आपको? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एंड व्हाई आई मेंशन दीज 4 केसेस, इट हैज अ रीजन बिहाइंड इट। क्या है वो समझते हैं। तो आई मेंशन अबाउट दीज 4 केसेस। हमने सिंपल मेजॉरिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट पढ़ा। सिंपल में वी टेक अ 4 एग्जांपल्स: कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस और मनी बिल। क्यों किया मैंने, मैं बताता हूं आपको। यही है ना, इसको हम यहां पे रख देते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसको। नहीं दिख रहा तो इधर कर लो। अब दिख रहा है? ठीक है। अब देखिए इसको। अब न्यूज में क्या है? टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूज में भी है, करंट अफेयर्स में इस पे आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। एक सेकंड दें। आपको दिख रहा है ना एंटी डिफेक्शन लॉ? बस ठीक है। अब ये 4 केसेस थे। एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्या बोला गया ये समझते हैं। क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? अगर कोई एक मेंबर एक्स पार्टी छोड़ के वाई पार्टी में चला जाए, अ मेंबर ऑफ एक्स पार्टी when changes its party, then we can call it as that person has defected from the party. उसने पार्टी के साथ दगा कर लिया, धोखा दे दिया, डिफेक्ट कर गया है वो, क्योंकि उसने अपनी पार्टी चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, राघव चड्डा चेंज हिज पार्टी फ्रॉम आम आदमी पार्टी टू बीजेपी। वो राज्यसभा के मेंबर थे, आम आदमी पार्टी के थ्रू बने थे, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली।
अब कह रहे हैं उन पे क्या लगना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। लगेगा नहीं लगेगा, क्या एक्सेप्शन था, वो सब बाद में पढ़ेंगे। बट एक आइडिया क्लियर होना चाहिए, ये डिफेक्शंस का मतलब क्या है कि कोई भी एमपी जो किसी पार्टी का है, एक पार्टी एक्स का है, वो पार्टी एक्स के हिसाब से ही चलेगा। एमपी ऑफ पार्टी एक्स शुड बी इन लाइन विद द पार्टी एक्स की फिलॉसफी के साथ। तो अगर पार्टी ने डिसाइड किया कि हमें इस बिल को, इस लॉ को, इस पॉलिसी को अपोज करना है, तो उस एमपीज को, उस पार्टी के एमपीज को भी वो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेता तो मतलब वो पार्टी की बात नहीं मान रहा है, मतलब उसने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि यू आर ज्वाइनिंग अनदर पार्टी। इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग अनदर पार्टी बट यू आर नॉट फॉलोइंग द डिक्टेट्स या प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी ऑफ द पार्टी, इसका मतलब आपने पार्टी छोड़ दी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कि जो एमपीज हैं वो पार्टी की डायरेक्शन के हिसाब से चलें, अपना दिमाग ना लगाएं। क्योंकि जो अपना दिमाग लगा रहे थे तो देखा गया कि जो अपना दिमाग लगा रहे थे तो वो दूसरी पार्टी से पैसा लेके वोटिंग को अपने हिसाब से डालना स्टार्ट कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, मनी पावर फैल रही थी। किसी एक एमपी को बोला कि आप हैं चाहे कांग्रेस के, बीजेपी के वोट में फेवर में वोट डाल देना, आपको हम 10 करोड़ दे देंगे। तो एमपीज ऐसे पार्टी शिफ्ट करने लग गए थे। कईयों ने तो पार्टी शिफ्ट कर ली, कईयों ने पार्टी की बात मानना बंद कर दिया। तो लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ रहा था। तो हम क्या लेके आए, एंटी डिफेक्शन लॉ। संविधान में हमने अमेंडमेंट की, 10th शेड्यूल ऐड किया। उस 10th शेड्यूल को जब हमने ऐड किया तो वहां पे ऐड हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ। और हमने कौन सी अमेंडमेंट से किया था, 52nd अमेंडमेंट 1985। पर इससे हुआ क्या, हमने अपने एमपीज को, जो किन्होंने चुने होते हैं एमपीज, लोगों ने चुने होते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एमपीज, और लोग इनको चुनते हैं। अब एमपी कह रहे हैं कि हम लोगों की बात माने या पार्टी की बात माने। अगर पार्टी की बात मानते हैं तो लोगों की बात नहीं मान पाते हैं, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर उनकी मानते हैं, आप गुस्सा हो जाते हो। तो हमें थोड़ी बहुत फ्रीडम तो दो। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी का एमपी हूं, मेरे आइडियाज तो थोड़े बहुत तो इश्यूज पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी फ्रीडम नहीं है एमपी के पास, उनको पार्टी की बात माननी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, क्योतो होलैंड केस में, आपका गोल क्या था कि एमपीज क्या ना करें, मनी का यूज करके पार्टी की बात को डिफेक्ट ना करें या पार्टी चेंज ना करें। हो क्या रहा था उससे, पार्टी की स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा था। आपकी गवर्नमेंट है, कुछ एमपीज को पैसा दिया, एमपी दूसरे पार्टी में आ गए, सरकार गिर गई, ये हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर जिन केसेस में सरकार गिरती हो, जैसे कि कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस, जिनमें सरकार गिरती है, इन दोज केसेस आपको क्या लगाना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। और जिनसे सरकार गिरती नहीं है, मान लो कोई बिल पास हो रहा है, अब बिल पास हो ना हो, सरकार थोड़ा ना गिरेगी। मान लो फार्म बिल पास होने थे, बीजेपी लेके आ रही थी, अगर बीजेपी के कुछ पंजाब के एमपीज हैं, अगर वो मान लो फार्म बिल पे अपोज कर देते हैं, करने देना, इससे सरकार थोड़ा गिर रही है, इट्स ओनली अ पॉलिसी इशू। तो कह रहे हैं कि एमपीज को तुम थोड़ी बहुत फ्रीडम दो, क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हां, वहां फ्रीडम मत दो जहां पे सरकार गिरने की बात आती है, क्योंकि सरकार गिरने में पैसा इंवॉल्व होता है, तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। तो इस केस में बोला गया, क्योतो होलैंड केस में, that anti-defection law should be applied only in 4 cases, कि confidence motion, no confidence motion, vote of thanks to president address और money bill, इन चारों केसेस में एमपीज को पार्टी की बात माननी पड़ेगी। इन ऑल अदर मैटर्स, जहां पे सरकार के गिरने की बात ही नहीं है, वहां पे एमपीज अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन ऑल दीज केसेस, 4 केसेस, यू नीड अ सिंपल मेजॉरिटी टू पास। तो हमने इसको चारों को क्लब किया था। आपको ये आइडिया समझ में आ गया क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की स्टोरी थोड़ी और समझ लें, फिर हम आपको आगे भी डिस्कस करेंगे, पर मैं 2 मिनट में और समझा देता हूं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में
आप पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, जो अभी लॉ है। सरकार मतलब पार्टी अपनी विप अपॉइंट करती है, पार्टी अपनी विप अपॉइंट करती है, नॉट सरकार। हर पार्टी अपनी विप अपॉइंट करती है। विप एक बंदा होता है जो मेंबर्स को यह बताता है कि आपको आज ऐसे करना है पार्लियामेंट में, तो मेंबर्स को वैसा ही करना पड़ता है। अगर मेंबर्स वैसा नहीं करेंगे तो मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है पार्टी से। तो ये कंडीशंस हैं हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ की। और उसमें यह भी एक्सेप्शन है एक, कि अगर 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी के अलग हो जाएं और किसी और पार्टी में चले जाएं, लेट्स सपोज किसी पार्टी में 21 मेंबर्स हैं, उसके 2/3 मेंबर्स कितने हो गए? 14 मेंबर्स। अगर उस पार्टी के 14 मेंबर छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। मतलब एक बंदा छोड़ के जाएगा तो लगेगा, अगर 2/3 मेंबर छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं उन पे नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शन है। तो कहा जाता है राघव चड्ढा केस में जो एमपीज गए हैं वो 2/3 से ज्यादा हैं तो उन पे नहीं लगेगा। वी विल डिस्कस दैट एंटी डिफेक्शन लॉ इन डिटेल, पर आपको आइडिया मिल गया क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। और हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा है हमने अभी तक? ये हम इसको इधर ले जाते हैं। ये हमने यही पढ़ा था ना, हाँ, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है इधर। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट में, दैट इज हमने कौन सी मेजॉरिटी पढ़ ली है? सिंपल मेजॉरिटी पढ़ ली है। एक पढ़ लिया हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक पढ़ लिया हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब बचती हैं दो, इफेक्टिव एंड स्पेशल मेजॉरिटी। इफेक्टिव समझ लें क्या होती है। अब है इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट पन्ने पे करते हैं थर्ड, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है ये? एक सेकंड दें, हम इसको बोर्ड को दोबारा चलाते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी जस्ट अ सेकेंड। अब करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है? थर्ड टाइप है ये, हाफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाफ of the total strength of the house minus vacancies। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 543, 3 वैकेंसी हैं, कितना बचा? 540, इसका हाफ। प्रेजेंट और वोटिंग नहीं लेना है आपको, बस जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर देना है। वैकेंसी मतलब किसी ने रिजाइन कर दिया है, किसी को रिमूव कर दिया है, किसी की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। कोई एमपी की डेथ हो गई, किसी को रिमूव कर दिया, कोई रिजाइन दे गया, तो उसे क्या क्रिएट होगी? उनकी सीट खाली हो गई।
तो जितनी टोटल स्ट्रेंथ है और जितनी सीटें खाली हैं, खाली मतलब नॉट एब्सेंट, खाली मतलब वैकेंसी। वैकेंसी और एब्सेंस में फर्क होता है। तो वैकेंसी और एब्सेंस में फर्क है। एब्सेंस है बंदा उस दिन नहीं आया है कुर्सी पे, यहां पे क्या है, बंदा आएगा ही नहीं कुर्सी पे, नया बंदा आएगा। तो हमें सिर्फ वैकेंसीज को माइनस करना है। वो क्या होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इंडिया के संविधान में आपने देखा होगा, जैसे कोई लोकसभा है, उसमें स्पीकर भी होता है लोकसभा में, और क्या होते हैं, स्पीकर भी होते हैं, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं लोकसभा के, बैठे होते हैं ना ऊपर बड़ी कुर्सी पे। इनको अगर रिमूव करना है तो कैसे रिमूव होते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। जो डिप्टी चेयरमैन है हमारे राज्यसभा के, वो भी कैसे रिमूव होते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। ये अपॉइंट कैसे होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, ये सिंपल मेजॉरिटी से अपॉइंट होते हैं। पर ये रिमूव कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और हमने यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन लिखा है क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, चेयरमैन बोल लो पर बेटर वर्ड क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। वो कैसे रिमूव होते हैं, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से होते हैं। तो ये जो हमारे ये तीन हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, ये अपॉइंट कैसे होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से। रिमूव कैसे होते हैं, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये रिमूव कैसे होते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। अपॉइंट कैसे होते हैं, ये नॉट बाय सिंपल मेजॉरिटी। इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अलग है। जैसे प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट नहीं होती है एक्चुअली, इनकी इलेक्शंस होते हैं। तो उनका इलेक्शंस का प्रोसेस अलग है, इनका भी अलग है, सिंपल मेजॉरिटी वाला नहीं है। तो ये तीनों जो हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनके भी अपॉइंटमेंट से बेटर वर्ड क्या होता है, इलेक्शन। इनके जो ये इलेक्टेड होते हैं कैसे होते हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी से। रिमूव कैसे होते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। और ये चौथे जो चेयरमैन हैं, दे आर रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। पर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, इनका बिल्कुल अलग होता है। हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, बेटर वर्ड इज इलेक्टेड नॉट अपॉइंटेड। ये वैसे होते हैं, जैसे आप एसडीएम बनेंगे, आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपके इलेक्शंस नहीं होंगे। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम की मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट कर दिया। पर जो इलेक्टेड होते हैं वहां पे इलेक्शंस होते हैं। अब अगला नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको बताया था स्पेशल मेजॉरिटी के तीन टाइप्स हैं, इसको देख लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी हैज 3 टाइप्स। टाइप ए, बी और सी, इसको साथ में देख लें। पहली है 2/3 मेंबर्स, 1/2 नहीं है, यहां पे स्पेशल है ना, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो हमने पीछे पढ़ी है, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और थर्ड क्या है, नॉट लेस देन और ग्रेटर देन और मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2/3 मेंबर्स नहीं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो एक पहली है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। एक है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। भारत के संविधान में ये कहां कहां चाहिए होती हैं, आर्टिकल 61 में लिखा है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। यहां एक वर्ड है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल की जगह वर्ड लिखा है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बात वही है। तो अगर प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, रिमूव करना है, तो आप कैसे करते हो, ये वाली मेजॉरिटी से करते हो। कौन सी, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये आपको चाहिए। तो आपको ये मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, तो प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं। ऑफ कोर्स लोकसभा भी करेगा और राज्यसभा भी, पर मेजॉरिटी कौन सी है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये कहां पे यूज होती है, दिस इज यूज्ड वेयर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप बी यूज होती है, दैट इज 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये आपको पता होना चाहिए। और एक और है
एक और कहां यूज होती है, ये यूज होती है आर्टिकल 169 में, और ये कहां यूज होती है आर्टिकल 169 में। क्या है आर्टिकल 169 ये समझ लें। ये कहां यूज होती है आर्टिकल 61 में, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, ये लास्ट वाली, दिस इज यूज्ड इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। और एक और है आर्टिकल 169। क्या है 169 इसको समझ लें। आर्टिकल 169 क्या है। अब आपको यह पता है हमारी लोकसभा भी है और हमारी क्या है राज्यसभा भी है, हमारी लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है सेंटर लेवल पे, पर ये स्टेट लेवल में दोनों नहीं होती हैं। सेंटर में तो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, पर स्टेट लेवल में दोनों नहीं होती हैं। कई स्टेट्स में असेंबली भी है और काउंसिल भी है, जैसे कि यूपी, पर पंजाब में ओनली असेंबली है। और इसीलिए मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ये काउंसिल है ये कंपल्सरी नहीं है, इसको बनाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है, तभी तो ये सेकेंडरी है। कई जगह ये है और कई जगह नहीं है। और इसी काउंसिल को बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी टाइप बी। क्या है ये। अगर किसी भी असेंबली को लगता है कि उनकी काउंसिल होनी चाहिए, अगर नहीं है, और नहीं होनी चाहिए अगर है, तो वो इस मेजॉरिटी का यूज करके, कौन सी, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप बी का यूज करके पार्लियामेंट को ये बोल सकते हैं कि आप काउंसिल बना दो या हटा दो, तो पार्लियामेंट ये कर सकती है। पर उससे पहले असेंबली को कौन सी मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप बी से। तो पंजाब की असेंबली को लगता है कि हमारी काउंसिल होनी चाहिए, तो पंजाब की असेंबली ने स्पेशल मेजॉरिटी टाइप बी से एक रेजोल्यूशन पास की और पार्लियामेंट को बोला कि आप इसको बना दो, तो पार्लियामेंट बना सकती है। दिस इज रिटन अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमने आपको पहले बताया ऊपर, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी टाइप ए, इसमें वी हैव टू डिफरेंट आर्टिकल्स दैट वी कैन मेंशन। पहला क्या है इसमें कहां यूज होती है ये, एक है आर्टिकल 249 एंड अदर वन इज आर्टिकल 312, and you have to remember these two articles, article 249 and article 312 क्या है ये समझ लें। आर्टिकल 249 में लिखा है सिंपल भाषा में, अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को स्टेट वाले लिस्ट पे लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है। क्या, अभी बताते हैं। राज्यसभा को अगर लगता है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट बना सकती है। क्योंकि इन जनरल पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर है, बिकॉज अंडर सेवेंथ शेड्यूल वी हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यहां पे चीजें लिखी हैं उस पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जो स्टेट लिस्ट में चीजें लिखी हैं उस पे स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं लॉ। और किसका चलेगा, पार्लियामेंट का चलेगा। और जो किसी लिस्ट में लिखा ही नहीं है वहां पे कौन बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट बनाएगा। कुछ चीजें रह गई होंगी ना, जैसे एआई उस टाइम तो आई नहीं है, तो अब आई है, तो अब अगर पार्लियामेंट एआई पे कुछ लॉ बनाता है तो वो पार्लियामेंट बना सकता है, क्योंकि वो वहां पे लिखी ही नहीं है। तो चीजें लिस्ट में नहीं लिखी है उस पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। पर ये स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट असेंबली। पर अगर राज्यसभा चाहे तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाने की पावर दे सकता है, पर राज्यसभा को पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप ए से रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, और फिर पार्लियामेंट लॉ बना पाएगा। सेम है यहां पे आर्टिकल 312 में, सेम इज अंडर आर्टिकल 312, 312 में है। क्या है 312 में, अगर राज्यसभा को लगता है कि ऑल इंडिया सर्विस बनानी चाहिए कोई और राज्यसभा अगर स्पेशल मेजॉरिटी टाइप ए से रेजोल्यूशन पास कर दे,
देन पार्लियामेंट कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये है कि वो सर्विस जो पूरे इंडिया में काम करती है, जैसे कि जो आईएएस है ना, वो सेंटर में भी काम करते हैं, स्टेट में भी। जब डीसी होते हैं तो स्टेट में होते हैं, जब सेक्रेटरी बनते हैं तो यूनियन की मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन जाते हैं। आईपीएस भी सेम होते हैं, सेंटर में भी काम करते हैं और स्टेट में भी काम करते हैं। वो एसएसपी भी होते हैं और जाके बाद में किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड भी बन जाते हैं। और एक होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी सेंटर में भी काम करते हैं और स्टेट में भी काम करते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव 3 ऑल इंडिया सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस में वो सिर्फ सेंटर के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए काम नहीं करते हैं वो। तो ऑल इंडिया सर्विस ये होती है। अगर ऐसी कोई और बनानी है तो ऐसी बनाई जा सकती है। कौन बनाएगा? राज्यसभा। कहां लिखा है 312 आर्टिकल में? कैसे बनाएगा? स्पेशल मेजॉरिटी ए से रेजोल्यूशन पास करके। किसको बोलेगा? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। तो इसका मतलब राज्यसभा के पास अंडर आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में पावर है कि वो स्पेशल मेजॉरिटी ए का यूज करके 2 काम कर सकता है। एक तो वो काउंसिल बनाने या खत्म करने की पावर दे सकता है पार्लियामेंट को, एक वो पार्लियामेंट को ऑल इंडिया सर्विस बनाने की पावर दे सकता है। तो दीज आर द बेसिक द 6 टाइप ऑफ मेजॉरिटी: सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप ए, बी एंड सी। These 6 majorities are important. तो हमने आज के लेक्चर में आपका बेस बना दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।